थोड़ा बहुत तो मैं रिवाइज़ कराऊंगा, है ना, थोड़ा बहुत तो कुछ चीज़ें रिवाइज़ कराऊंगा। थोड़ा बहुत अगर आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना, है ना, क्योंकि फंक्शन चैप्टर जो है वो यू कैन से दैट कि 11th क्लास का आखिरी IIT के हिसाब से ना, वैसे नहीं मतलब चैप्टर वाइज NCERT के हिसाब से नहीं, पर IIT के हिसाब से देखें तो 11th क्लास का लगभग लगभग आखिरी टॉपिक है ना। और कुछ लोग कहते हैं 12th का पहला टॉपिक है, ऐसे करके जैसे भी मतलब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए पहले से, है ना। पर अगर नहीं आती हैं तो आप मेरे से पूछ लेना। जैसे आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ट्रिगोफेस 2 आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, इनइक्वालिटी आना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इनके ग्राफ वगैरह बहुत आराम से ड्रॉ कर पाने चाहिए ना, पर कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, मैं जितना हो पाए उतना बेसिक से बताऊंगा, यानी कि ट्रिगो भी दोबारा बताऊंगा, क्वाड्रेटिक भी बताऊंगा, इनइक्वालिटी बताऊंगा, ठीक है। लिखो, ऑर्डर्ड पेयर। बेटे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? 1, 2 है, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। क्या ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 जो है ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 के बराबर है? नहीं है, है ना। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि ऑर्डर को तवज्जो दी गई है, ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दी गई है, प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस्ड है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, है ना। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर को तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस देना, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट, मतलब तो अलग अलग हो गया ना। अगर मान लो कोई ऑर्डर्ड पेयर XY इज सेम एज ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, तो क्या होगा, जो फर्स्ट पॉइंट है X वो इसके बराबर होगा 1 के, और Y होगा 2 के बराबर। लिख लो, इम्प्लाइज इफ दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल दैट मीन्स X इज 1 एंड Y इज इक्वल टू 2। मैं आपको फिर बता दूं, मैं फिर इस बात की अहमियत जो है आपको समझाना चाहता हूँ शब्दों से, शब्दों के माध्यम से, कि आपने कुछ कुछ तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, ये 11th क्लास का पहला टॉपिक नहीं है, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, है ना, ठीक है। आती ही है, मैं मानता हूँ आप सभी को आती है, आप सब महारथी हैं, पर कुछ कुछ मैं रिवाइज़ कराऊँगा, कुछ कुछ नहीं आता है तो अपन आगे करेंगे, है ना। तो X का वैल्यू 1 है, Y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा कोई महान कोई गाथा नहीं है जिसके बारे में अपने को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, सिंपल है, ठीक है ना। आप ऑर्डर्ड पेयर के फंडे को जो है यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट यानी कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट अगर सेम है, 2 पॉइंट सेम है, तो 2 पॉइंट सेम कब होते हैं? जब उनका एब्सिसा भी इक्वल हो और ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो, ठीक है ना। सेट्स होता है, पेयर मतलब 2 का कलेक्शन, लेकिन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है ना। सेट होता है, सेट की डेफिनेशन होती है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर, है ना। व्हाट इज सेट? अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है ना। पेयर मतलब 2 लेकिन ऑर्डर में, है ना। और यहाँ पर क्या, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। और सेट को बेटे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रेसेस से, ना, करली ब्रैकेट से। जैसे सेट 1, 2 है, सो दिस सेट इज आइडेंटिकल टू सेट 2, 1। ये दोनों सेट क्या है? सेम सेट, है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका सेट है 1, 2, 3, क्या ये सेट 2, 3, 4 के बराबर है? आर दीज 2 सेट्स इक्वल? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर 2 सेट बराबर हैं तो उनमें एक तो एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, और जो जो एलिमेंट इसमें है वो सारे एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। पहली बात तो दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट और इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, है ना। अब आगे लिखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
या बेटे सिंपली इसको है ना प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ही बोलते हैं ना, दो सेट्स का प्रोडक्ट। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, और एक और सेट है दूसरा, उसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल बी से, है ना। ठीक है, मान लीजिए सेट दे रखा है अपने को ए 1 2 3, बी सेट दे रखा है अपने को ए बी सी। सो व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। कैसे लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म आई होप आपको पता होगा। टेबुलर फॉर्म होता है ये वाला, जिसमें आप एलिमेंट्स की जो लिस्ट बना के लिख देते ना, इसका मतलब क्या है? दिस इज टेबुलर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म। और जिसमें आप जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके आप कोई परिभाषा देते हैं ना, देन यू से दैट द सेट इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक ए बी इज समवन आई नो हु इज़ अ क्लोज फ्रेंड, ऐसा कुछ। ये क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। या बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट बना दी आपने, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से बना दिया। या रिवर्स ऑफ इंडिया बना दिया, तो वो भी अपने आप में कलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का कलेक्शन सच दैट, इसका सिंबल क्या है? सच दैट, है ना। लिख लो भाई ए बी सच दैट, है ना। ए बी सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है। ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ से आया? आपका पहला सेट से। एंड बी बिलोंग्स टू बी। व्हाट इज ए क्रॉस बी? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे ऑर्डर्ड पेयर? जिनमें पहला एलिमेंट कहाँ से आए? पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट आया दूसरे सेट से, है ना। ये होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। भाई इस केस में लिख करके दिखाना एक बार, ए क्रॉस बी कितना आ रहा है? हाँ, 1A 1B 1C और 2 के साथ, क्योंकि 1 के साथ कॉम्बिनेशन खत्म हो गया ना। पहला एलिमेंट अगर मान लो इस सेट से आ रहा है 1 आ रहा है, अब दूसरे की क्या क्या संभावना है? वो क्या है? ABC। अब 2 के साथ 2A 2B 2C, फिर 3A 3B 3C, ये आएगा। दिस इज ए क्रॉस बी। अच्छा, बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए में यहाँ से लेना पड़ेगा पहला एलिमेंट, है ना। कितना आएगा? A1 A2 A3 एंड डैश 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 डैश, क्या आएगा, है ना। थोड़ा PNC भी आना चाहिए अपने को, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल है ना, सिंबल है ये, आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में बात करने के लिए आपको कुछ कुछ आने चाहिए ना। जैसे अपने को क्या चाहिए? वो स्वर और व्यंजन आने चाहिए, अ आ ई ई आने चाहिए ना। तो वैसे ये है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है। सो मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो आपके x है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपके b जो है वो y है। ठीक है, ये ऐसा है। तो ए क्रॉस बी जो है वो कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, है। उसका रीज़न, लॉजिक, वजह ये कि आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने जिसमें ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देनी है, ऑर्डर को तवज्जो देनी है। सो आपके पास इस पहली जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं? आप अगर ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है उसको देखें, फर्स्ट पोजीशन को देखें, तो कितने ऑप्शन है आपके पास रखने के लिए? 3। तो 3 ऑप्शन है। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वहाँ रखने के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास? अगेन 3 है। 3 3 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस वजह से हो रहा है। ठीक। बेटा हम यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ पर IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, IIT की तैयारी नहीं कर रहे, माइंड यू, किसी गलत फहमी मत रहना। हम IIT मेंस का नहीं पढ़ाते हैं,
हम एडवांस का पढ़ाते हैं ना। आईआईटी मेंस तो आप ऐसे ही कर लोगे, आटा नहीं, अबे आटा इसको कौन देगा, मतलब देना तो है ही, बिना दिए तो नहीं जा सकते ना आप आगे, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी सरल होगा, है ना। एडवांस की तैयारी करते हैं अपन, और मेंस आप यूँ ही क्लियर कर लेते हो ना, ये दैट इज़ द लॉजिक, ये फंडा रहता है यहाँ पर, ठीक है। सो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, रिलेशन मेंस का टॉपिक है, एडवांस का नहीं है। तो मैं बस बताऊंगा रिलेशन क्या है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं रिलेशन क्या है, सुन रहे हो ना। मैं केवल आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, मुझे पढ़ाना भी आता है और पता भी है कि किस टाइप के सवाल आते हैं, पर जब आईआईटी का मेंस का पेपर तनिक पास आएगा तब अपन दुश्मन को मारेंगे, ठीक है ना। जब दुश्मन करीब आ जाएगा ना, भाई इतनी दूर से गोली चलाई आपने, निशाना भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो जब पास आएगा ना तब, अरे समझ में आ रही बात। अभी से आप मेंस की तैयारी करें, क्या करोगे? नहीं, वो तो हो भी रही है ना एडवांस के साथ। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है यहाँ जाना था, ये तो हो गया ना। एडवांस के साथ और मेंस के साथ करीब आपके 28 क्वेश्चन कॉमन है। मेंस और एडवांस देखें अगर, तो मेंस के 30 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस एडवांस के सिलेबस में है। सो अपन 28 क्वेश्चंस पर फोकस करें या एक क्वेश्चन पर, आप बता दीजिए। 28, वेरी गुड, चालाक लड़का है, ठीक है ना। अपन 28 क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, और जब ये एक क्वेश्चन आएगा ना, जब बिल्कुल पास आ जाएगा तो डिशुम यूँ करके मार देंगे, ठीक है ना, पास आ गए। क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं पढ़ा भी दूंगा, मान लो मैंने पढ़ा भी दिया, मान लो एहसान मैंने कर भी दिया, ठीक है ना, तो आप भूल जाओगे। एक्चुअली आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, भूल जाओगे आप, क्योंकि आप तो नाजुक समझ रहे, कोमल हो, है ना। लिखो रिलेशन, बस डेफिनेशन बता रहा हूँ। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज a relation from A to B। बेटे इसका कोई भी सबसेट ले लो आप, वो रिश्ता कहलाता है। आपने वो नाटक देखो ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो आप इसका कोई भी सबसेट ले लो, वो कोई ना कोई रिश्ता बनेगा, जैसे भाई का, बहन का, साले का, जीजा का, है ना, इस तरह का। तो आपने इसका एक सबसेट ले लिया ए क्रॉस बी का, क्या ले लिया, मान लो आपने एक सबसेट ले लिया 1A 2A और 3C, ये रिश्ता कहलाता है। कौन सा रिश्ता आप डिसाइड कर लो, आप बोल दो कोई रिश्ता, या कोई भी कर लो, मतलब हाँ, मतलब कर लेना, मतलब घर पे जाके कर लेना क्योंकि तुम्हारे रिलेशन शायद यहाँ पर इस क्लास में बोले लायक ना हो, है ना। तो ये भी एक अपने आप में रिश्ता है, ये अपने आप में एक रिश्ता है, ठीक है। क्या है ये? रिश्ता है, ठीक है। और भी कोई सबसेट लोगे, वो भी एक रिश्ता कहलाता है। अच्छा, कितने रिश्ते बना सकते हैं अपन? अगर मान लो एक सेट में, मान लो 2 एलिमेंट है ना, मान लो एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है बेटे, तो उसके कितने सबसेट बना सकते हो आप? इतनी जल्दी है क्या? आराम से सोच लो ना, हाउ मेनी सबसेट। इनफैक्ट लिख करके देख लो, इसका एक सबसेट वो होगा, एक वो होगा, एक वो होगा, एक वो होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। कितने सबसेट हैं इसके? 4। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो एक ए क्रॉस बी का कलेक्शन है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो ए क्रॉस बी है, मान लो ए क्रॉस बी है, वैसे हो सकता है ना हो, मैं गलत लिखता ही क्यों, है ना। गलती से भी गलती ना होने पाए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी है ना। अच्छा, आप बता सकते हो अगर ये ए क्रॉस बी है तो ए क्या है? 1 2 है ना भाई। पहले एलिमेंट्स क्या है? 1 और 2, तो ए क्या है? 1 2, और बी कितना आ जाएगा आपका? बी भी क्या है? 1 2 या 2 1, एक ही बात है ना। और राइट, मैं कह रहा था कि इसमें कितने एलिमेंट है? 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 16, ठीक है ना।
तो फंडा क्या होता है, अगर किसी में 2 एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट आएंगे, 2 की पावर 2। अगर किसी में 1 है तो कितना आएगा, 2 की पावर 1। अगर इसमें किसी में 3 एलिमेंट है उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। सो अगर मान लो सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, mn। कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn, और रिलेशन कितने बन जाएंगे, 2 की पावर mn। तो mn रिलेशन आएंगे, है ना। लिख लो, इफ a हैज m एलिमेंट्स, b हैज n एलिमेंट्स, number of relations from a to b can be, number of relations which can be defined from a to b is 2 raised to power mn। मानस, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई किसी सेट में 4 एलिमेंट है उसके सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, बस इतना सा रिश्ता था। ठीक है ना, अब मैं नए रिश्ते बनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई फंक्शंस, जनरली सेट को ना ऐसे ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, जनरली सेट को एक ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ऐसे रखा है अपने को, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और अपन मान लो ए के एलिमेंट्स को रिलेट करना चाहते हैं विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सो इसमें मान लो एलिमेंट है 1 2 3, और भाई 1 का रिश्ता करा दिया ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का गौना करा दिया सी के साथ, है ना। लो लिख लो एक बार, तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। तो बहुत सरल शब्दों में अगर बोले, जैसे आपने पॉलिनोमियल देखा होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू एट पॉइंट देखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम देखा होगा, है ना। याद है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, वो क्या लिखा है 2x + 3, फिर आपने देखा होगा पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 1 कितना आ जाएगा 5, है ना। तो वैसे ही फंक्शन होता है ना, वैसे ही फंक्शन होता है। ये f क्या कर रहा है, a के एलिमेंट को b के साथ रिलेट कर रहा है, मैप कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लिखो f मैप्स। फिलहाल जो चित्र बना हुआ है उस चित्र का विवरण जो है वो ये f मैप्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी। कैसे डिसाइड हुआ, इस तीर से डिसाइड हुआ है ना, कि सेट ए की, ये तीर इधर को जा रहा है ना, तीर किधर को जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, किसके साथ मैपिंग हो रही है, बी के साथ, है ना। ए मैप्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या कई बार ऐसे भी बोलते हैं लोग एफ रिलेट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू सेट बी, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। जैसे इस प्रकार का आपने मसाला देखा है रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पर, है ना, या रिमाइंडर निकालने के टाइम पर, है ना। तो वैसे यहाँ पर है फंक्शन के अंदर अगर आपने 1 रखा है ना, इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 इज ए, फंक्शन का वैल्यू एट 2 इज बी, फंक्शन का वैल्यू एट 3 इज इक्वल टू सी। सो बेटे ये चित्र है ना, ये फोटो और बेटे ये फोटो है ना, ये वाला जो फोटो है, दोनों फोटो क्या है, एक ही फोटो है, ठीक है ना। ये फोटो और ये फोटो क्या है, सेम है, दोनों एक ही चीज़ लिखे हुए हैं। इनफैक्ट ये फोटो और ये फोटो है ना, ये तीनों फोटो क्या है, एक ही फोटो है, ठीक है। आप देख अलग अलग एंगल से रहे हो, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, एक ही लड़की की फोटो है, आप एक बार इधर से देख रहे हो, एक बार उधर से देख रहे हो, है ना। लिख लो, अच्छा लड़की की फोटो है एफ दिस ऑल 3 आर वन इन द सेम थिंग, ये तीनों एक ही चीज़ है। अब हम है ना ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर फंक्शन की ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, बोलचाल का तरीका है ना, बोलचाल का तरीका ये द इमेज ऑफ ए, इमेज सॉरी है ना, लिख लो बेटे, लाइन लिखो, इमेज ऑफ 1
अंडर एफ इज इक्वल टू ए, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए, इमेज ऑफ 1, बोलने का तरीका ये तो आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दिस इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं आपकी हेल्प प्रॉब्लम सॉल्विंग में करता हूँ, ये सब ये डिक्शनरी देखना मेरे को नहीं आता है, ठीक है ना। लिखो इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए, 1 की अगर इमेज देखें, इमेज मतलब जैसे मैं हूँ, मैं आईने में देख रहा हूँ, आईने का नाम क्या है, फंक्शन। तो मैंने अपने आप को देखा, मुझे क्या दिखाई दिया, ए दिखाई दिया, है ना। तो यू कैन इमेजिन एफ एज एन इमेज, एफ एज मिरर, इमेज नहीं मिरर, है ना। तो 2 को आईने में देखा, कितना आएगा बेटे, बी। 3 को आईने में देखा, क्या दिखेगा उसको, सी दिखाई देगा, है ना। तो एफ एक आईने की तरह काम कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि एफ जो है एक वो क्या कहते हैं, चक्की है, चक्की, आप उसमें गेहूँ डाल रहे हो और यहाँ आटा निकल रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं फैक्ट्री है, फैक्ट्री, आप उसमें जो है वो रॉ मटेरियल डाल रहे हो और यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, चाइना की तरह मतलब, ठीक है ना। आप उसमें मोबाइल डाल रहे हो और वो आपको Xiaomi और वो पोपो और ओप्पो जो भी है वो दे रहा है, ठीक है ना, ओप्पो। तो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, है ना, आप ऐसे ही बोल सकते हो, लिख लो इनपुट आउटपुट। बहुत तरीके हैं सोचने के, समझने के, इनपुट आउटपुट। अच्छा, इसी भाषा को एक और तरीके से, जैसे मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन है ना, ऐसे। तो इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए, इमेज ऑफ 1 अंडर एफ इज ए। इसी लाइन को एक और जैसे बोलते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, क्या बोलते हैं इसको, कुछ और तरीके से बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। तो लिखो प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज 1, प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज 1। जैसे बोलते हैं ना भाई, अरे तुम किसके लड़के हो, अरे तुम्हारी शक्ल तो उससे मिलती है, तुम्हारा बाप वो होगा, है ना। समझ, ये ए जो है इसकी प्री इमेज क्या है, 1 है, व्हाट इट। अरे कई बार होता है ना, देखा होगा ना, कॉलोनी में पहचान जाते हैं ना, ये भी उनका लड़का है, तो ए जो है ये 1 का लड़का है, ठीक है, ऐसा। बी जो है वो 2 का, समझ गए ना। हाँ, अच्छा, ये सब नोटेशन आपको ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। अब इसका थोड़ा एक बार है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार देख लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, वहाँ पर भी वही था, यहाँ पर भी वही है। अच्छा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, अगर ए ये बी है, ए क्रॉस बी में कितने हैं, 9 आएंगे ना बेटे, 3 तो फंक्शन क्या होता है, अब मैं फंक्शन की परिभाषा अब आपको देना चालू कर रहा हूँ, ठीक है ना। लिखो पहला पॉइंट, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ, function is a special case of collection of ordered pairs ऑर्डर्ड पेयर्स के साइड में लिख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ब्रैकेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो। आप रिलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लो स्लैश रिलेशन लिख लो। तो फंक्शन में कुछ खास होता है ना, फंक्शन में कुछ खास होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। आप देख रहे हैं इसमें 9 एलिमेंट आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, एफ में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3, दिख गए। क्या ये 3 एलिमेंट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, 1a 1b 1c, 2a 2b 2c, 3a 3b 3c। तो हाँ, ये वो 3 एलिमेंट जो है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं। तो पहली चीज़ तो ये, F is a subset of A cross B. I hope you know the meaning of the symbol subset है। C को थोड़ा सा फ्लैटन करके लिख दें तो उसे बोलते हैं सबसेट। F is a subset of A cross B। अब ये बात तो बहुत बेसिक है कि F जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, ये बात तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा अब जो है, जो स्पेशल केसेस हैं, जो स्पेशल बातें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उनमें से सेकंड पॉइंट ये लिखो,
each and every element of set A has a unique image in set B. Each and every element of set A has a unique image in set B. अब ये सेकेंड वाले को ना अपन दो तरीकों से लिख सकते हैं. सेकेंड पॉइंट जो है इसको थोड़ा और डिटेल में अपन दो बात से लिख सकते हैं. लिखो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए कॉमा एफ ए बिलोंग्स टू सेट एफ. फॉर ऑल ए, हर एक उस ए के लिए जो सेट ए में आ रहा है, ए एफ ए आपका एफ में आना चाहिए, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट आपका सेट ए में है, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट आपका सेट ए में है, तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है उसमें वो जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो आपको एफ में मिलना चाहिए. यानी कि हर एलिमेंट जो आपका सेट ए में है, तो जो आपने फंक्शन सेट बनाया ना, फंक्शन जो ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन बनाया, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, ए से आना चाहिए. हर एक के लिए वैलिड होना चाहिए. ठीक है, आगे लिखो. इफ ए कॉमा बी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ implies b इज इक्वल टू सी. अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए सी है, तो फिर बी और सी बराबर ही होने पड़ेंगे. ठीक है, बी और सी बराबर होने पड़ेंगे. इसका मतलब ये हुआ, मान लो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, यानी कि यहाँ पर एक ए बी, यहाँ पर सी है ना, तो क्या होगा इसमें, क्या ये वाली चीज़ नहीं हो रही ना. एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज. ए के कितने इमेज आ गए, दो. यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ, एक ही इमेज आया. ए शुड हैव ओनली वन इमेज, लेट्स से बी, पर यहाँ पर ए का एक ही इमेज नहीं आ रहा है. कितने इमेज आ रहे हैं, दो आ रहे हैं. तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ फंक्शन नहीं कहलाएगी, है ना. ठीक है ना, हर एक का एक ही इमेज होना चाहिए ना. अब ये सब क्यों है, रूल है भाई, ऊपर वाले बनाया, मैथमेटिशियन से बनाया कि भी ऐसे ऐसा है, ये फॉलो करना है, तब अपन फंक्शन कहेंगे. ठीक है ना, तो अपन कर रहे हैं भाई. डेफिनेशन में मत अड़ जाना, है ना, कि भाई ये डेफिनेशन क्यों दी गई, है ना. वाई द डेफिनेशन इज दिस, डेफिनेशन योग क्यों है. हाँ, डेफिनेशन अगर ये है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, पर डेफिनेशन क्यों बनाई, ये क्यों बनाई, वो क्यों नहीं बनाई, तो आप चेंज कर लो, है ना, आप चेंज कर लो. आईआईटी के सिलेबस से बाहर चले जाओ आप. ठीक है भैया, लिख लो यहाँ तक अच्छे से. अब आप बस छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन हैं. कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, आप पूछ लेना, है ना. कोई भी डाउट उटपटांग नहीं होता. हाँ भाई, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3. यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 4. इसका संबंध किसी के साथ नहीं है ना. क्या ये फंक्शन है, इज इट अ फंक्शन. तो पहले क्या चेक करना होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट क्या कनेक्टेड है, हाँ है, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है. यानी कि आपके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं आपके, उसमें क्या है, क्या ये शामिल हो गया, क्या, हाँ हो गया शामिल, है ना. पहला एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड, हाँ कनेक्टेड है. और हर एक का यूनिक इमेज है क्या. अरे भाई, इसके कितने इमेज आ रहे हैं, एक. इसका कितना आ रहा है, एक. इसका कितना आ रहा है, एक. हाँ तो ठीक है ना, येस इट इज़ अ फंक्शन. लिख लो. हाँ तो इसको बचा रहने दो ना, यहाँ पर कोई खाली नहीं होना चाहिए. ओ बेटे, ये है ए से बी, क्या ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेट ए के सारे एलिमेंट्स का संबंध नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट फंक्शन.
ये फंक्शन नहीं है। हाँ भाई, ये चीज़ फंक्शन है। हाँ ये वाला, हाँ है, सही है ना, क्योंकि क्या है, इसका कितना इमेज आ रहा है, एक, इसका एक ही इमेज है, उसका नाम ये है, इसका भी एक ही इमेज आ रहा है, ये है, ठीक है। 4 एलिमेंट है, चारों कनेक्टेड है पहली चीज़, और इसका भी एक ही इमेज, इसका भी एक ही इमेज, इसका भी एक ही इमेज है ना, तो ये ठीक है ना। क्या गड़बड़ क्या होती है, ये वाली चीज़ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इसमें क्या है, इसकी कितनी इमेज आ गई, 2 आ गई, दिस इज नॉट फंक्शन, लिख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्या करते हैं, जो आपका इनपुट या सेट ए है, उनकी वैल्यूज़ को कैसे बोलते हैं, एक्स से, और आउटपुट या आपका जो ये वैल्यूज़ आ रही है, जो फंक्शन देता है आपको निकाल के, उनको रेफ़र करते हैं एज वाई, ठीक है ना, इस तरह से रेफ़र किया जाता है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अभी डोमेन बहुत सिंपल, अगर आपको एफ है ना, इस तरह की पिक्चर दे रखी है, एफ ए टू बी, कई बार ऐसे भी देता है ना, ए से बी डिफाइंड है, एफ मैप्स ए टू बी, है ना, कई बार ऐसे देता है, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कैसे पढ़ते हैं इसको, एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ मैप्स ए टू बी, दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है ना। तो बेटे इसमें आप आंख बंद करके बोल सकते हो, ये वाला क्या है आपका डोमेन, ठीक है, और ये जो है ये आपका कोडोमेन। अगर ये फोटो एग्जामिनर ने आपको दी है, अगर ये पिक्चर दे दी, तो कोई डाउट नहीं कि ये डोमेन है, और कोई डाउट नहीं कि ये कोडोमेन है, ठीक है। रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शनल आउटपुट्स। फंक्शनल आउटपुट्स मतलब आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो ना एक फंक्शन से। जैसे आपने यहाँ पर क्या क्या प्राप्त किया, फंक्शन आपको ए दे रहा है, फंक्शन आपको बी दे रहा है, फंक्शन आपको सी दे रहा है। तो कोडोमेन भी क्या था आपका ए बी सी, और रेंज भी क्या आ गया आपका ए बी सी, है ना। अच्छा, इसमें मान लो ये है बी, क्या है, बी में कितने एलिमेंट हैं, 4, और आउटपुट केवल क्या मिलेंगे आपको, 3। तो यहाँ पर आपका जो कोडोमेन है उसमें क्या है, 1 2 3 4, और रेंज क्या है, 1 2 3, ठीक है ना। लिख लो इस केस में, उस वाले केस का आंसर लिख रहे हैं, रेंज है 1 2 3, कोडोमेन है आपका 1 2 3 4, और डोमेन मान लो आपका, इसको 1 2 3 बोल देते हैं, फिलहाल डोमेन जो है वो है 1 2 3 उस क्वेश्चन के हिसाब से। अच्छा, ये तो तरीका तब है डोमेन कोडोमेन रेंज निकालने का, जब आपको ए और बी दे रखे हैं ना। मान लो, लिखो, इफ ओनली रिलेशन गिवन देन डोमेन इज सेट ऑफ रियल एक्स
फॉर विच y इज रियल। मान लो आपको दे रखा है f कितना है 1/x, फंक्शन इज 1/x। तो कई बार क्या करते हैं, फंक्शन को क्या लिखते हैं, प्लॉट करने के लिए y लिख देते हैं। प्लॉटिंग करनी होती है ना, ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस y एक्सिस पर आप पॉइंट मार्क करोगे ना, तो पॉइंट कैसे मार्क करोगे, एब्सिसा क्या होगा x, ऑर्डिनेट क्या होगा y। तो इसी वजह से fx को कई बार क्या लिखते हैं y। हाँ पढ़ो इसको। अब आपको यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि f कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ACB। if only relation given that domain is set of real x for which y is real। so आप बताइए कि x की क्या वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं जिसके लिए y का वैल्यू रियल आ जाएगा। ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, लिख लो ऑल रियल एक्सेप्ट एलिमेंटल जीरो, या सिंपली r भी लिखते हैं इसको, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट को r लिख सकते हो। लिख लिया था। अच्छा लिखो रेंज कलेक्शन ऑफ ऑल y वैल्यूज, collection of all y values, collection of all y values which we get when x values are kept in relation between x एंड y। जो x और y के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द y वैल्यूज, सारी की सारी जो y वैल्यूज हैं उनका कलेक्शन, विच वी गेट व्हेन x वैल्यूज आर केप्ट इन रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो x और y में जो रिलेशन है उसमें आपने सारी वैल्यू रख दी x की, तो जो आपको y की वैल्यू मिलने लगेंगे ना, जैसे आपने इसमें x की सारी वैल्यू रख दी, क्या आएगा, y क्या क्या आ सकता है, क्या आएगा बताओ। हाँ उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, रेंज निकालो इसका। पेन मत चलाओ, ऐसे सोच लो, पेन छोड़ दो। ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, y आ जाएगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। देखो मैं पूछूंगा नहीं तुम्हें समझ में आया नहीं आया, तुम्हें बताओगे सर नहीं आया समझ में, तुम्हें बोलना पड़ेगा, है ना। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश बहुत कम करता हूँ, है ना। 1/x है ना, तो इससे आपको कुछ भी चाहिए, मान लो आउटपुट चाहिए, सर मुझे तो पाई चाहिए, पाई दिलाओ, तो x की जगह रख देंगे 1/π, ठीक है। सर मुझे 4 चाहिए, तो बेटे रख दे 1/4, है ना। इसमें सर ये चाहिए, ठीक है, तो रख दे 1/1000। सर गाजर का हलवा चाहिए, तो गाजर का हलवा उसका रेसिप्रोकल रख दो, आ जाएगा, है ना। अगर आपको गाजर का हलवा चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल रख दो, आ जाएगा। अब ये किसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता जो आप रख नहीं पाओगे। आपको अगर कुछ चाहिए, सर ये चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल रख दो, ठीक है ना। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो रेसिप्रोकल से आ रही है, जैसे 2 है तो 1/2 रख दूंगा, 1/2 है तो 2 रख दूंगा, 3 चाहिए 1/3 रख दूंगा, 1/3 चाहिए तो 3 रख दूंगा, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पर रख ही नहीं पाऊंगा। ये आपको सर मेरे को 0 चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे 0 प्राप्त नहीं कर पाओगे। दिख रहा है कुछ और नंबर, नहीं ये तो दिख जाता है फटाफट कि हाँ 0 का रेसिप्रोकल, कोई ऐसा नंबर जो आपको लग रहा हो कि सर ये कैसे प्राप्त होगा। सोच लो आराम से। ln2 मिल जाएगा क्या अपने को, इससे अपने को ln2 प्राप्त हो सकता है क्या। हाँ ln2 का रेसिप्रोकल रख देंगे, ln2 0 थोड़ी ना है कि आप यहाँ पर 0 नहीं रख पाओगे, क्या दिक्कत है, सब मिल जाएगा। लिख लो रेंज है
लिखा हुआ है ना, रेंज है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, सब कुछ मिल जाएगा। एक तरीका मैंने अभी आपको बताया जो अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना, कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आपको जो जो चाहिए उसका क्या रख दो, रेसिप्रोकल रख दो, तो आपको सब मिल जाएगा। फिर आपने सोचा रेसिप्रोकल किसका डिफाइन नहीं होगा, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, तो आपको 0 नहीं मिल पाएगा ना, इसीलिए रेंज और डोमेन क्या आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और तरीका थॉट ये है कि आप ऐसे सोचो, है ना, y इज इक्वल टू x लिखा ना, इसको ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो, ऐसे। अब आप पुनर्विचार करो, दोबारा सोचो एक बार, बेटे x आपका रियल है ही, x आपका रियल है ही, अब आप सोचो y क्या क्या हो सकता है कि x रियल रहे। बेटे x को बचाने के लिए y क्या क्या होगा, what can y be so that x is real, y क्या क्या होगा कि x रियल रहे, सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है x को, है ना, बस y 0 हो जाएगा तो x फड़फड़ा जाएगा, है ना। y अगर 0 हो गया तो लिख लो, है ना, y कांट बी 0, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, x इज ऑलवेज रियल, बस y जो है 0 नहीं होना चाहिए, लिख लो y शुड नॉट बी 0, सब कुछ हो सकता है y पर y 0 नहीं हो सकता, ठीक है। चलो इसका बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या है, ऑल रियल। उसका रीज़न ये है कि रियल इंटू रियल नंबर क्या आता है, रियल, रियल का स्क्वायर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, सो आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख दो ना, तो लिख लो डोमेन है इसका, डोमेन इज कैपिटल R, ऑल रियल नंबर। अब रेंज क्या आएगा, आप ऐसे सोच लो कि जैसे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो x कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस रूट वाई, x कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई। तो y क्या क्या हो सकता है ना, कि x रियल रहे 0 से इन्फाइनाइट, क्यों, अगर y नेगेटिव हो गया तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होगा, x रियल नहीं आएगा। सो कंडीशन क्या हो जाएगी y पर, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 0 से इन्फाइनाइट। तो आप देख रहे हैं बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यो कर देता हूँ, यो फ्लिप कर देता हूँ, है ना, एक्स वाई वाई एक्स कर देता हूँ, फिर मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, बेटे तुम क्या बनोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। तो वाई क्या होगा, वाई बस राजा बेटा होगा, है ना, वाई नॉट 0 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर अगर ये इसके बराबर है और एक्स क्या है, रियल है, अगर यहाँ पर एक्स जो है रियल है तो क्या होगा, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और क्या, ठीक है, खत्म। तो इस तरह की चीज़ें अपन देखेंगे अभी। भाई एक तो आप लिख लो 0 बाई 0 को मैथमेटिकली बोलते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, ये चीज़ जो है डिफाइंड नहीं है। 0 बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, 1 बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये बताने की जरूरत नहीं कि 2 बाई 0 भी नॉट डिफाइंड है ना, सब चीज़ें नहीं लिख सकता टीचर, ना कुछ चीज़ें तो समझनी पड़ेगी ना। लॉग बेस 2, ये नेगेटिव नंबर का लॉग जो है डिफाइंड नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता। डिटेल में तो अपन बाद में बात करेंगे, पर मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लॉग भी आपने इतना तो देखा ही होगा, ठीक। लिखें भी आगे, है ना, आगे लिखो, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, देखो, द ग्राफ, if graph of a function can be drawn without picking up ruler, then it is called continuous. It is called continuous.
भाई कुछ एक फंक्शन जैसे पैराबोला मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक आपको थोड़ा बहुत आता है, आपको साइन थीटा कॉस थीटा का भी ग्राफ आता ही होगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 12th में आ गए हों और साइन थीटा कॉस थीटा क्या तेल लेने, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपके ग्राफ देखे हुए हैं ना, तो इन्हीं ग्राफ पर अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। अब कंटिन्यूस फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है वो तो अपन जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब, पर अभी क्योंकि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ग्राफ बनाने में बहुत हेल्प मिलती है इससे, तो इसको अपन एक डेफिनेशन में आपको दे रहा हूँ, कच्ची सी क्रूड डेफिनेशन। क्रूड ऑयल तो जानते हो ना, क्रूड ऑयल, उसे आप गाड़ी में नहीं डाल सकते, आप तो पेट्रोल और डीजल डालते हो ना, तो क्रूड ऑयल से आपकी गाड़ी नहीं चलती है, उसको रिफाइन करना पड़ता है ना। मुकेश अंबानी का कहता है ना काम क्या है, रिफाइनरी, है ना। तो इसको रिफाइन अपन बाद में कर लेंगे ना, रिफाइनरी अपन बाद में डाल लेंगे, अभी क्रूड ऑयल से काम चला लो, है ना। तो पॉइंट ये पढ़ो इसको, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पिकिंग अप रूलर, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, ठीक है ना, कंटिन्यूस बोलते हैं। तो जैसे साइन एक्स है, बनाना जरा साइन एक्स का ग्राफ। आते ही होगा भी, है ना, कोटा के तो ऑटो वाले को भी साइन का ग्राफ आता है ना साइन का ग्राफ तो नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में आता होगा भाई ये साइन का ग्राफ। तो आपने देखा कि आप जो है अगर अनंत से चले आ रहे हैं, तो अगर आप ग्राफ बनाए यूँ करके तो विदाउट पिकिंग अप रूलर आप ग्राफ बना सकते हैं ना। पर अपने घर पे जाके मत बोलना पापा देखो पेन चलाओ, उठा क्या, नहीं उठा ना, ये कंटिन्यूस है ना। तो ये बताने के लिए एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन में बाद में पढ़ेंगे, अभी आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे लिखो, हाँ बेटे 10x का ग्राफ बना दो। 10x का ग्राफ नहीं बनता इतना जल्दी, हाँ बना दो, इतना मुश्किल नहीं है, पर ये कि ऑटो वाला नहीं बना सकता ना ठीक है ना। ये ग्राफ है 10 का, है ना। इसमें ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर x इक्वल टू 90 है, तो ये रेखा जो है, ये रेखा, ये ऐसा लग रहा है ये स्पर्श रेखा है, ये ऐसा लग रहा है इसको टच करेगी ना, पर किधर टच करेगी, बहुत आगे जा करके, ठीक है ना, बहुत आगे जा करके टच करेगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो लगे ना कि बहुत दूर जाके टच करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट, है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड एसिम्पटोट। कोई लाइन अगर लगे कि इन्फिनिटी पर जा करके टच करेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ लगभग पैरेलल रन कर रहा है ना, आप देखिए, है ना, ये ग्राफ और ये जो लाइन है दे आर रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है ना, बिल्कुल पास आ गए। और 1090 आप जानते हैं भाई, साइन 90 अपॉन कॉस 90 डिफाइंड नहीं है, 1/0 आ रहा है ना। सो वर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है वर्टिकल है। अगर कोई लाइन वर्टिकल है और एसिम्पटोट है तो उसे बोलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट, है ना। इससे आपको कर्व स्केचिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है ना एसिम्पटोट से, और एसिम्पटोट वर्ड IIT में आ चुका है ना, मतलब कई बार यूज़ हुआ है, तो लिख लो, ग्राफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कई बार IIT ऐसे पूछ लेता है, बताओ इस फंक्शन के कितने एसिम्पटोट हैं, ऐसे पूछ सकता है। अभी तो नहीं पूछेगा, आगे चल के ना, आगे चल के आएगा काम में, हाउ मेनी एसिम्पटोट्स द फंक्शन हैज़, ठीक है ना, ऐसे पूछ सकता है। आगे लिखो, रेंज ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक कंटिन्यूस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या होता है, ठीक है ना। जैसे साइन है बेटे, है ना, साइन का हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर -90 और 90 पर है ना, यहाँ पर मिनिमा है, यहाँ पर मैक्सिमा है, तो रेंज कितना आ जाएगा, -1 से 1, है ना। दिस इज द रेंज ऑफ साइन, ठीक है ना, लिख लो, रेंज इज -1 to 1।
रेंज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। लिख लिया आप लोगों ने? देख लीजिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 से 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमा का पॉइंट है ना। क्यों बोलते हैं इसको मैक्सिमा का पॉइंट? क्योंकि बेटा इस पॉइंट पर है ना जो वैल्यू आ रही है ना, वो क्या है, आजू से और बाजू से ना, दोनों साइड से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 90 से कम रखोगे तो साइन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और अगर एंगल 90 से ज़्यादा लोगे तो भी साइन का वैल्यू 90 पर क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड और राइट साइड से वैल्यू ज़्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। अब जैसे ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं मिनिमम। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है। तो आजू से भी कम और बाजू से भी कम, दोनों साइड की जो वैल्यूज़ हैं उनसे कम आने पर क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पर मिनिमम होना, ठीक है। मिनिमम मतलब इस तरह का होना, और मैक्सिमम मतलब इस तरह का होना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ना। y की वैल्यू ज़्यादा, y की वैल्यू कम, ठीक है। आगे लिखो, रेंज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। डोमेन ऑफ f ± g, f इंटू जी, f अपॉन जी। मान लीजिए दो फंक्शंस को ऐड किया तो उनका डोमेन कैसे कैलकुलेट करें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया मैंने, 1/x प्लस √(x+1), मान लो ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, निकाल लो ना, आराम से तसल्ली से निकाल लो ना, कोई जल्दी थोड़ी ना है। अरे लिख लो ना, लिख लो आराम से, कोई जल्दी थोड़े है। ये क्वांटिटी रियल होनी चाहिए, दिस शुड बी रियल। अब रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी रियल होना चाहिए एंड ये भी रियल होना चाहिए, क्योंकि रियल प्लस रियल क्या होगा, रियल। रियल प्लस इमेजिनरी कितना हो जाएगा, इमेजिनरी या नॉट डिफाइंड। रियल प्लस नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड। तो इसको भी रियल करना है, इसको भी रियल करना है, दोनों को रियल करना है ना। तो ये रियल तो हमेशा ही है, बस जीरो पढ़नी है। और बेटे अंडर रूट के अंदर का मसाला जो अगर से रियल करना है तो उसके अंदर की चीज़ क्या होनी चाहिए, जीरो या उससे बड़ी, है ना। तो कितना आएगा, -1 या उससे बड़ा, ठीक है। दोनों बातें होनी चाहिए ना। आइए तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। आज बता रहा हूँ, कल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आज अच्छे से बता रहा हूँ, कल नहीं बताऊंगा, है ना। -1 से बड़ा पहली चीज़, ठीक है। और दूसरे वाले को कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से उसे शो किया जाता है ना। 0 पर क्या कर दिया, हॉलो। अब दोनों में कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट देखो कैसे देखते हैं। ये वाला पार्ट, ये बेटे दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट बेटे दोनों में कॉमन है ना। 0 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है ना। -1 को शामिल, 0 को एक्सक्लूड, फिर 0 को एक्सक्लूड करते हुए इनफाइनाइट तक जाना है ना। ये आपका आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज -1 से इनफाइनाइट इन एक्सक्लूडिंग एलिमेंटल 0। क्लियर, ठीक है, छापो। अरे दुकान लगा ली थी क्या? कितने सारे पेन है? हाँ भाई, अपन बात कर रहे थे कि अगर दो फंक्शंस को जोड़ें तो उनका डोमेन क्या आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों रियल होने चाहिए, है ना, दोनों रियल होने चाहिए। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे
कि अगर मान लीजिए आप f प्लस जी का डोमेन निकाल रहे हैं, तो आप क्या करिए, f का डोमेन निकालिए और आप g का डोमेन निकालिए और दोनों का कॉमन पार्ट ले लीजिए, है ना। इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि दिस शुड बी रियल एंड दिस शुड ऑल्सो बी रियल, दोनों रियल होने चाहिए। दोनों रियल कब होंगे? उनके डोमेन के कॉमन पार्ट पर। कॉमन पार्ट कैसे आता है? ओवरलैपिंग पार्ट कैसे आता है? इंटरसेक्शन से, है ना भाई। मान लो आपने निकाला सेट डोमेन ऑफ f, सेट डोमेन ऑफ g, तो आपका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन, है ना। ये पार्ट है जब दोनों ही क्वांटिटी क्या होंगी? रियल होंगी, है ना। बेटे माइनस के लिए भी सेम लिख लो, क्योंकि रियल माइनस रियल क्या आएगा? रियल। अगर दो क्वांटिटीज हैं, सब्ट्रैक्शन में है, दोनों रियल होंगे तभी तो रियल आएगा। अगर एक रियल एक नॉट डिफाइंड हो गया तो फिर वो रियल नहीं आएगा। अच्छा, f इंटू जी के लिए क्या होगा? डोमेन f, अगेन सेम लॉजिक, ठीक है, सेम लॉजिक, दोनों रियल होने चाहिए, क्योंकि रियल इंटू रियल क्या आएगा? रियल। डोमेन ऑफ f बाई जी, अभी इसमें क्या ध्यान रखना होता है? जैसे x है, बेटे ऊपर वाला मसाला रियल होना चाहिए, नीचे वाला मसाला रियल, क्योंकि रियल बाय रियल क्या आएगा? रियल। पर नीचे वाला कभी कभी रियल नंबर अगर जीरो हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्योंकि क्या है? 1/0 नॉट डिफाइंड। तो आप क्या करो, वो सारे नंबर है ना, ये तो काम करना ही करना है, दोनों को रियल बनाना ही बनाना है। पर अगर कहीं पर ये जीरो हो रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर के रूट्स क्या एक्सक्लूड करना है? रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, वो सारे रूट हटा दो, वो सारी वैल्यूज हटा दो x की जो डिनोमिनेटर के रूट से, लिख लो। कोई डाउट है तो पूछ लेना। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर ऊपर रियल नीचे रियल और नीचे वाला नंबर शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य तो रियल होता है ना, तो ऊपर रियल और नीचे रियल करके कुछ हुआ नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीचे जो है वो जीरो नहीं आ जाए, है ना, जीरो नहीं आ जाए। अच्छा, इन सब बातों को जनरलाइज भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा ऐसा थोड़ा ना कि एक नाटक है जिसमें केवल लंबू मोटू आ रहे हैं, और भी तो कई कैरेक्टर होते हैं, पिंकी, बिल्लू, साबू, चाचा चौधरी और सुपर कमांडो ध्रुव और पता नहीं क्या क्या, है ना। तो ये क्या अगर कई सारे दे दिए ना, f प्लस जी माइनस एच प्लस के, तो क्या होगा? सबको रियल करना है, तो चारों का डोमेन निकालोगे और चारों का जो कॉमन पार्ट है वो आप लोगे, ठीक है। अगर कई सारे मल्टीप्लाइड हैं, डिवाइडेड हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबका डोमेन निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए, वो तो अपन हमेशा ही ध्यान रखते हैं, है ना। आगे लिखो। डोमेन रेंज बता दीजिए सबके ना। ये बहुत चुन्नू मुन्नू सवाल है, चुन्नू मुन्नू नहीं, मुन्नू मुन्नू ही सवाल है ना। इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, चुन्नू मुन्नू। क्या बताना है? सबका डोमेन रेंज बताना है।
डोमेन और रेंज बताना है बेटा। इससे स्टार्ट करेंगे अपन, इससे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। हाँ सर बताइए सर। पहले वाले का रेंज 0 से इनफाइनाइट। बेटे ये भी बता दो कि नहीं जीरो आ कब रहा है। क्या? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर आपने बोला ना इसका रेंज 0 से इनफाइनाइट है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सी वो महान वैल्यू है x की जिसके लिए ये क्वांटिटी जो 0 हो रही है। कोई तो वैल्यू रही होगी ना सर। सर पे तो नहीं आएगी इसकी वैल्यू। सर पे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती। 2 से इनफाइनाइट। पार्टी बदल ली है इतना जल्दी तो पार्टी बदल ली है। 2 से इनफाइनाइट तो 0 से इनफाइनाइट। पहले क्या मजाक कर रहे थे क्या? हैं? मजाक कर रहे थे? सीरियस थे मतलब? अरे आप आराम से, कोई जल्दी थोड़े ना अपने को। मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ पर आप सही करो। 1 to इनफिनिटी आ जाएगा। जल्दी नहीं है, जल्दी करने से पेपर नहीं होता है। आज तक कभी 1 घंटे में आईआईटी का पेपर नहीं हुआ है। क्यों? वो 3 घंटे क्यों दे रहे हैं? बेवकूफ़ है वो। मैं 3 साल लिख दिया था मैं कह रहा था वो 3 घंटे क्यों देते हैं? आईआईटी का पेपर 3 घंटे क्यों होता है, 1 घंटे क्यों नहीं होता? क्योंकि चाहते हैं आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, हौले हौले, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। आपने 2 मिनट से पहले इन 8 क्वेश्चंस में से एक का आंसर दे दिया। आईआईटी में एक क्वेश्चन करने में कितना लगता है टाइम? 2 मिनट्स। आपने 2 मिनट से पहले इसका आंसर ही दे दिया। नहीं हो सकता है आपका आंसर सही हो अगर आप तोप हैं, तोप काहे जल्दी कर रहे हो? आराम आराम से करो। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो पैराबोला के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ax² + bx + c है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेंज आता है -d/4a से इनफाइनाइट। अगर कोई भी डाउट है या डिराइव करवाना चाहते हो तो बता दो मेरे को, ठीक है ना। आप लोगों को आते ही क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है। अगर डिराइव करवाना चाहते हो तो बता दो। करूँ डिराइव या नहीं करूँ? कर दूँ? कर दो। और क्या, लंगर लगाए ना, लंगर लगाए ना सर। एक रोटी और दे दो, उसमें क्या है? लंगर लगाए ना तो। हाँ ले कर लो। d > 0 आ गया आंसर। ये एक तरीका सॉल्व करने का है ना। दिस इज वन वे टू डू इट। दूसरा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पता है ना, क्योंकि x क्या रियल है। आप x की जगह रियल रख रहे हो ना। b² > 4a × c - y है ना। तो कितना आएगा? 4ay > -d। 4 से डिवाइड कर लिया तो y कितना आ गया? > -d/4a। a पॉजिटिव है इसीलिए कितना आएगा? -d/4a से इनफाइनाइट। अगर a नेगेटिव होता तो डिवाइड करके इनइक्वालिटी क्या होती? रिवर्स। और a नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का रेंज कितना था? -इनफाइनाइट से -d/4a। एक और मैं बता रहा था, डिफ्रेंशिएट कर दिया। थोड़ा बहुत तो अपने को डेरिवेटिव आना ही चाहिए। x² का कितना होता है? बस तो आता है आपको डिफ्रेंशिएशन, और क्या अच्छे से, है ना। ठीक है ना। इसको डेरिवेटिव को 0 कर दिया। x का वैल्यू कितना आ रहा है? देखा, -d/2a। x का डेरिवेटिव कितना आ रहा है? वो सॉरी, x का वैल्यू कितना आ रहा है? ये तो x की इस वैल्यू पर वैल्यू क्या है? मिनिमम। फंक्शन का वैल्यू क्या है? मिनिमम। तो आप इसको रख दो यहाँ पर, और बाकी इनफाइनाइट रखोगे तो क्या आएगा? इसमें इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जब ये आप यहाँ पर रखोगे ना इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको? -d/4a मिल जाएगा। मैं थोड़ा ग्राफ भी आपको याद दिलाता हूँ। पैराबोला ये पॉइंट होता है -d/2a, -d/4a।
ये होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब। हाँ भाई, इस बात से आप इसका डोमेन कितना आ जाएगा आर, कुछ भी रखो इसमें, रियल का स्क्वायर रियल, रियल प्लस वन क्या आएगा रियल, तो वाई इज ऑलवेज रियल, एक्स कोई भी रियल हो, डोमेन आर। बेटे इसका डोमेन क्या है आर, क्योंकि रियल का स्क्वायर कितना आएगा रियल। और आपको ये चेक करना होगा अंडर रूट के लिए, अंडर रूट कब डिफाइंड होगा, जब ये नंबर क्या होगा 0 या उससे बड़ा। इसका आंसर क्या है आर, क्योंकि तो हमेशा ही 0 या उससे बड़ा है। ऑलराइट, और इसका भी कितना आ जाएगा आर, इसका भी कितना आ जाएगा आर, रियल इंटू टू क्या आएगा रियल, रियल प्लस 3 कितना आएगा रियल, तो चारों का आर है। कहाँ है आर, एक्स क्या नहीं होना चाहिए -3/2, यहाँ पर क्या आएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। बेटे अंडर रूट अगर नीचे होता है ना, तो अभी तो क्या है अंडर रूट अगर ऊपर है तो क्या है 0 या उससे बड़ा, अंडर रूट नीचे है तो क्या होना चाहिए 2x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर है x शुड बी ग्रेटर देन 3/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा x² - x + 1। इसका आंसर क्या आएगा r, क्यों, a पॉजिटिव है और d क्या है नेगेटिव है, तो हमेशा ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव है। इतना इनइक्वालिटी आता है अपने को है ना, a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, अगर a पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, देन दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छापो। हाँ भाई, x² + 1 का रेंज निकालने का तरीका, a का वैल्यू कितना है 1, बॉम्बे का वैल्यू कितना है 0, c का वैल्यू कितना है 1, तो बताना कितना आ रहा है -3/4 है, तो कितना आएगा 4ac -0 आएगा ना, 4ac - 0 कितना आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ गया 1 से इनफाइनाइट। एक और तरीका आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई x क्या है ऑल रियल, x की जगह क्या प्रकट होगा ऑल रियल, यानी कि -∞ से इनफाइनाइट। बेटे ऑल रियल का स्क्वायर है ना, लघुत्तम मान क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है सबसे कम, और इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा इनफाइनाइट है। इसमें अगर 1 जोड़ दें तो 0 + 1 कितना आएगा 1, और इनफाइनाइट + 1 कितना आएगा इनफाइनाइट, तो रेंज ही आ गया। आउटपुट इसका स्क्वायर का आउटपुट 0 से इनफाइनाइट कैसा है, थॉट प्रोसेस सोचो है ना, स्क्वायर का आउटपुट क्या है 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट अगर कोई इंटरवल है उसमें अगर अपन 1 जोड़ दें तो कितना आएगा 1 से इनफाइनाइट है ना, ऐसे सोचा है। अच्छा अब पहले वाला कर लेते हैं अपन। बेटे 1 से इनफाइनाइट है, यहाँ तक तो ठीक है ना x² + 1 का। अब क्या कर रहे हैं उसका अंडर रूट ले रहे हैं, तो इस इंटरवल का अगर अंडर रूट ले तो 1 का रूट कितना आएगा 1, इन्फिनिटी का रूट क्या आएगा इनफाइनाइट है ना। बेटे √4 का वैल्यू कितना होता है ±√2, ±√2, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम, लिखो -2 गलत है, लिख लो बेटे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। अरे नेगेटिव नहीं होता है भाई अंडर रूट का आउटपुट, रूट फंक्शन में आउटपुट नेगेटिव नहीं आता है। अगर y = √x है तो डोमेन कितना आएगा इसका 0 या उससे बड़ा है ना, और अगर आपने इसमें 0 रखा, 0 से इनफाइनाइट रखा और फिर आपने इसका अंडर रूट लिया तो 0 का रूट क्या आएगा 0, इन्फिनिटी का इनफाइनाइट है। तो √x का जो डोमेन है वो क्या है 0 से इनफाइनाइट, रेंज भी क्या है 0 से इनफाइनाइट है। लिख लो भाई √4 नेगेटिव नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन करने का एक सिंपल तरीका ये है, हाँ भाई इस इक्वेशन, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, तो इसके रूट हैं, इसके फैक्टर आएंगे x - 2 x + 2, तो इसका तो एक ही रूट आएगा ना, आप कह रहे हो इसके 2 रूट हैं,
लीनियर के दो दो रूट होते हैं क्या? तो इसीलिए इसका एक ही रूट आएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। और वैसे भी अंडर रूट को अपन नॉन नेगेटिव बोलते हैं, लिख लो आउटपुट ऑफ अंडर रूट इज नॉन नेगेटिव, आउटपुट ऑफ अंडर रूट इज नॉन नेगेटिव, आउटपुट ऑफ अंडर रूट इज नॉन नेगेटिव। हाँ भाई, अब क्या क्या बचा अपना? 2x प्लस 3 है ना, बताओ भाई 2x प्लस 3 का कितना आएगा? और डोमेन कितना आएगा आपका? ऑल रियल है ना। और रेंज भाई 2 की जगह रख दिया आपने माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट प्लस 3, कितना आएगा? माइनस इन्फाइनेट से इन्फाइनेट। भाई 3 सागर में 3 जोड़ दो, 3 निकाल लो, 3 बूंदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 3 बूंदे जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये एक तरीका, कितना जाएगा आंसर? R। दूसरा तरीका ये, आप सोचिए y की जगह आप क्या क्या रख सकते हैं कि x क्या रहे? रियल रहे। x को रियल रखने के लिए y क्या क्या हो सकता है? एनीथिंग भाई, क्योंकि कोई भी रियल नंबर -3/2 क्या आएगा? रियल ही आएगा। तो x रियल y रियल है ना। यहाँ से दिख रहा है इस रिलेशन से कि y कैन बी एनी रियल फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल y कैन बी एनी रियल, ठीक है ना। हाँ महारथियों, ये कितना आएगा? 1/2x प्लस 3। हाँ, क्योंकि क्या है, अभी आपको ऐसे भी देख सकते हो आप, 2x प्लस 3 है ना, इधर उछालिए, समझ में आ रही बात है ना। अब यहाँ से देख लो, यहीं से देख लो आप, y क्या क्या हो सकता है कि x रियल रहे। कितना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिखना चाहिए अपने को कि y कुछ भी हो जाए, x हमेशा क्या आ रहा है? रियल आ रहा है, एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से आ रहा है y शुड नॉट बी 0, ठीक है। ये हो गया बेटे, ये कितना है? ये हो गया, ये चारों हो गए। अच्छा ये बचा है ना, -d/4 निकालना जरा। थ्री बाई फोर आ रहा है, b²। 1 - 4 कितना आएगा? -3। तो d आ रहा है -3 है, सो -d/4 है। डोमेन R, चारों हो गए ना ये। हाँ भाई, ये भी हो गया मेरे ख्याल से, ये बचा है ना 2x - 3। इसका डोमेन तो हो गया। रेंज क्या आएगा भाई? आप x की जगह क्या रख दो? 3/2 से इन्फाइनेट। ये कितना आएगा? 3 से इन्फाइनेट। इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा। इसका अंडर रूट लिया, कितना आएगा? ये आएगा। तो प्रॉपर स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। x की जगह रख दो, 2x देखो, 2x देखा, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, उसका अंडर रूट ले लिया। सो अंदर घेर करके जो है x को घेर लो, फिर ऑब्जर्व करते जाओ कि इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये, x का वैल्यू ये, तो उसका डबल ये, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया, ये, उसका अंडर रूट ले लिया, ये, ऐसे है ना। तो आउटपुट कितना आ रहा है? 0 से इन्फाइनेट। हाँ भाई, इसमें कितना होगा? 2x - 3 के अंदर है ना, अब कितना आ गया है? ओपन 0 से इन्फाइनेट आएगा ना, पिछले सवाल से दिख रहा है, ये आएगा ना। अब बेटे 0 का रूट कितना होएगा? इन्फिनिटी का रूट कितना होएगा? इन्फाइनेट। बेटे इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होएगा? 0। और 0 क्या? पॉजिटिव है ना, रेसिप्रोकल कितना आएगा? इन्फाइनेट। समझ में? बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल कितना आएगा? बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। बहुत छोटा पॉजिटिव का रेसिप्रोकल क्या आएगा? बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर। तो जब ये नीचे 0 के बिल्कुल पास होगा तो नंबर क्वांटिटी इन्फिनिटी के पास होगा। इसका बताओ, निकालो। -d/4 है, पहले तो क्वाड्रेटिक अपनी रेंज छोड़ेगा। हाँ निकालो, कितना आ रहा है? b² - 4 से कितना रहा? वही -3 आ रहा है। तो 3/4 से इन्फाइनेट आया, तो क्वाड्रेटिक ने ये छोड़ दिया। अब इसका रूट लिया,
तो बेटे 3/4 का रूट कितना आएगा, √3/2। इन्फिनिटी का कितना आएगा, इनफाइनाइट।